जब रिश्तों की खामोशी में हमारा दिमाग कहानियां लिखने लगता है। शुरुआत हर रिश्ते की समस्या झगड़ा नहीं होती, कई बार समस्या अनकही बातें होती हैं। हर रिश्ता टूटता लड़ाई से नहीं है, कई रिश्ते चुप्पी से थकते हैं, कई रिश्ते गलतफहमी से कमजोर होते हैं और कई रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि सामने वाला बुरा था, बल्कि इसलिए कि हमारा दिमाग उन जगहों पर अर्थ खोजने लगा जहां सिर्फ अस्पष्टता थी। कभी आपने महसूस किया है कि सामने वाला पहले जैसा नहीं रहा, बात तो करता है लेकिन पहले वाली वार्मथ नहीं है। सब कुछ टेक्निकली ठीक है पर इमोशनली कुछ ठीक नहीं लगता। इसको इस बात से भी समझ सकते हैं, जैसे पति घर पर है लेकिन मौजूद नहीं लगते, पत्नी बात करती है लेकिन जैसे दूरी बनाकर, कोई साथी केयर करता है पर कमिटमेंट में क्लैरिटी नहीं देता, कोई करीब आता है फिर अचानक दूर हो जाता है। और तब हमारा दिमाग शुरू होता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है? क्या कोई और बात है जो मुझे नहीं पता है, या मैं ही बेवजह सोच रहा हूँ? यहीं से रिलेशनशिप ओवरथिंकिंग की शुरुआत होती है। और यह सिर्फ प्रेम संबंधों की समस्या नहीं है, यह मानव मन की समस्या है। कहानी एक मैच्योर रिश्ता लेकिन भीतर बढ़ती दूरी। हम लोग इस बात को एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है, उसको हम कोई नाम देते हैं समीर। उम्र 40 वर्ष, स्थिर जीवन, नौकरी है, परिवार है, पत्नी है जिसका नाम नेहा है। ये नाम कहानी में सिर्फ काल्पनिक है, कोई बड़ा संघर्ष नहीं है, कोई ड्रामेटिक बिट्रेयल भी नहीं है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से समीर कुछ महसूस कर रहे हैं। नेहा पहले जैसी नहीं लग रही, वो अपनी जिम्मेदारियां निभा तो रही है, बात भी करती है, सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन इमोशनल वार्मथ कम हो गई है। पहले दिल की बातें साझा होती थी, अब जवाब भी छोटे हो गए हैं। पहले स्पॉन्टेनियस हंसी होती थी, अब सिर्फ औपचारिक बातें। पहले नेहा स्वयं से पूछती थी दिन कैसा रहा, अब यह सवाल भी कभी कभी गायब रहता है। समीर ने शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया, फिर नोटिस किया, फिर एनालाइज करना शुरू किया, फिर ओवरथिंक करना शुरू किया। जब ऑब्जर्वेशन इंटरप्रिटेशन बन जाता है। एक शाम समीर ने नोटिस किया कि नेहा बच्चों के साथ तो सहज थी, फोन पर भी सामान्य थी, लेकिन उनके साथ बातचीत में ठंडापन था। घटना क्या थी? बस इतना कि नेहा इमोशनली डिस्टेंट लगी। लेकिन समीर का दिमाग तुरंत कहानी बनाने लगा। क्या वह मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ मिस कर दिया है? क्या अब उन्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? क्या रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी बन के रह गया है? ध्यान दीजिए, एक ऑब्जर्वेशन था, दूरी महसूस हुई और इंटरप्रिटेशन ये बन गया कि रिश्ता खत्म हो रहा है। यही ओवरथिंकिंग का पहला ट्रैप है। हम फैक्ट्स नहीं देखते, हम फैक्ट्स पर एक अपनी मीनिंग चढ़ा देते हैं। यही पैटर्न सिर्फ मैरिज में नहीं, हर रिश्ते में होता है। यह कहानी सिर्फ शादी की नहीं है, यह उन लोगों की भी है जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, उनकी भी जो किसी इमोशनली इंपॉर्टेंट व्यक्ति के करीब हैं, उनकी भी जो किसी मीनिंगफुल कनेक्शन में एम्बिग्युइटी महसूस कर रहे हैं। एक दोस्त अचानक दूर हो जाए, कोई साथी एफर्ट इनकंसिस्टेंट दिखाए, कोई व्यक्ति कभी बेहद प्रेजेंट हो, कभी पूरी तरीके से अनअवेलेबल। और फिर हम साइलेंस को पढ़ना शुरू कर देते हैं, टोन को एनालाइज करते हैं, बिहेवियर कंपेयर करते हैं, पुराने मोमेंट से वर्तमान को मेजर करते हैं और सबसे खतरनाक बात, हम एजम्पशन को ट्रुथ समझने लगते हैं। हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। मानव मस्तिष्क अनसर्टेनिटी से असहज होता है। अगर कोई स्पष्ट रूप से कुछ कह दे तो दर्द तो होगा, लेकिन क्लैरिटी भी मिलेगी। लेकिन एम्बिग्युइटी वह दिमाग को एक खुला लूप दे देती है और दिमाग अधूरी कहानियां पसंद नहीं करता, उसे कंक्लूजन चाहिए, मीनिंग चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए। इसीलिए जहां इंफॉर्मेशन अधूरी होती है वहां इमेजिनेशन उसे भर देती है। यही कारण है कि कई बार वास्तविक समस्या जितनी पेनफुल नहीं होती, उससे ज्यादा दर्द हमारी इंटरप्रिटेशन देती है। ओवरथिंकिंग का सबसे छुपा हुआ नुकसान यह रिश्ते से पहले आपकी सेल्फ वर्थ पर हमला करता है।
जब कोई इमोशनली इनकॉन्सिस्टेंट होता है तो हम सिर्फ उन्हें एनालाइज नहीं करते, धीरे धीरे स्वयं को भी क्वेश्चन करने लगते हैं। क्या मैं इंटरेस्टिंग नहीं रहा? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं इमोशनली डिमांडिंग हूँ? क्या मैं ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? और यहाँ एक डेंजरस शिफ्ट होता है। सवाल यह नहीं रह जाता कि रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, सवाल यह बन जाता है कि मेरे अंदर क्या गलत है। यही वह जगह है जहां ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप इशू से सेल्फ स्टीम इशू बन जाती है। लेकिन हर फीलिंग ओवर थिंकिंग नहीं होती। अब यहाँ बैलेंस की जरूरत है। हर डिस्कम्फर्ट इमेजिनेशन नहीं होता। कभी कभी इंट्यूशन सच में भी संकेत देते हैं। अगर कोई लगातार इमोशनली अनअवेलेबल है, अगर कम्युनिकेशन अवॉइड हो रही है, अगर अफेक्शन सिर्फ कन्वीनियंस पर दिखता है, अगर दूरी लगातार बढ़ रही है, तो समस्या वास्तविक भी हो सकती है। इसलिए लक्ष्य यह नहीं कि कुछ महसूस मत करो, लक्ष्य ये है कि फीलिंग और फिक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, उसमें फर्क समझिए। इंट्यूशन क्वाइटली ऑब्जर्व करती है, एंजाइटी लाउडली इंटरप्रेट करती है। इंट्यूशन कहती है कुछ ठीक नहीं लग रहा, एंजाइटी कहती है मैं इस पर पूरी रात थ्योरीज बनाऊंगा। कई बार समस्या वर्तमान व्यक्ति नहीं, हमारे पुराने इमोशनल पैटर्न होते हैं। कई बार समस्या वर्तमान व्यक्ति नहीं, हमारे पुराने इमोशनल पैटर्न्स होते हैं। यह थोड़ा अनकंफर्टेबल हिस्सा है, लेकिन जरूरी बहुत है। कई बार हम वर्तमान रिश्ते पे उतनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते जितनी अपने पुराने इमोशनल हिस्ट्री पर। अगर बचपन में अफेक्शन इनकॉन्सिस्टेंट था, अगर अप्रूवल कम मिला, अगर इमोशनल वैलिडेशन अर्न करनी पड़ती थी, अगर आपने पहले इमोशनली अनअवेलेबल लोगों से अटैचमेंट बनाई, तो एम्बिग्युइटी आपके नर्वस सिस्टम के लिए फेमिलियर हो सकती है। और फेमिलियर चीजें चाहे अनहेल्दी हो, स्ट्रेंजली नॉर्मल लगती हैं। जब आप क्लैरिटी खोज रहे होते हैं, आप अनकॉन्शियसली पुराने पैटर्न रिपीट कर रहे होते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह एक अवेयरनेस का विषय है। टर्निंग पॉइंट, जब समीर ने एजम्पशन छोड़कर बातचीत चुनी, समीर महीनों अपने दिमाग में कहानियां लिखते रहे, हर छोटी बात का मतलब निकाला, हर दूरी को पर्सनल बनाया। फिर एक दिन उन्होंने बात की, शिकायत नहीं, आरोप नहीं, बस ऑनेस्टली उन्होंने कहा मुझे कुछ समय से इमोशनल दूरी महसूस हो रही है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि ये क्या चल रहा है। नेहा चुप रही, फिर बोली मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, मैं बस पिछले कुछ महीनों से स्वयं इमोशनली एग्जॉस्टेड हूँ, लेकिन मैंने बस कम्युनिकेट नहीं किया। समस्या क्या निकली? समीर की कल्पना से बिल्कुल अलग। कोई रिजेक्शन नहीं, कोई हिडन स्टोरी भी नहीं, बस अनस्पोकन स्ट्रेस। अब ध्यान दीजिए, ओवर थिंकिंग ने महीनों जो दर्द दिया उसका कारण वास्तविकता नहीं थी, कारण था बिना क्लैरिटी एजम्पशन बनाना। लेकिन कभी कभी रियलिटी अनकंफर्टेबल भी होती है। हर कहानी की एंडिंग कंफर्टिंग नहीं होती। कभी बातचीत में सच यह भी निकल सकता है कि डिस्टेंस वास्तविक है, कि कमिटमेंट अनइक्वल है, कि एक्सपेक्टेशन अलग है, कि सामने वाला इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है। और यही वजह है कि लोग क्लैरिटी से डरते हैं, क्योंकि एम्बिग्युइटी अस्पष्टता होप देती है, रियलिटी डिसीजन मांगती है। एम्बिग्युइटी कहती है शायद सब ठीक हो जाएगा, रियलिटी पूछती है अगर ठीक नहीं है तो अब तुम क्या करोगे। यही इमोशनल मैच्योरिटी की परीक्षा होती है। सबसे बड़ा लेसन, कंसिस्टेंसी वर्ड से ज्यादा सच बोलती है। किसी का कभी कभी स्वीट होना रिलेशनशिप हेल्थ का प्रमाण नहीं होता, किसी का ओकेशनल अफेक्शन कमिटमेंट का प्रमाण नहीं होता, किसी का अच्छा इरादा भी कंसिस्टेंट एफर्ट के बिना रिलेशनशिप सस्टेन नहीं करता। हेल्थी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनमें क्रॉनिक कंफ्यूजन कम होता है। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और हाँ, स्ट्रेसफुल फेसेस भी आते हैं। लेकिन अगर आपका इमोशनल बेसलाइन लगातार कंफ्यूजन, एंजाइटी और इंटरप्रिटेशन है, तो यह ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि हेल्दी कनेक्शन आपको डिटेक्टिव नहीं बनाता। अंतिम संदेश, रिश्तों में क्लैरिटी मांगना इमेच्योरिटी नहीं, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैंने पूछ लिया तो मैं नीडी लगूंगा, अगर मैंने क्लैरिटी मांगी तो रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन
लगातार एजम्पशन बनाना क्या रिलेशनशिप बचाता है? नहीं, ये साइलेंटली रिलेशनशिप को डैमेज करता है, क्योंकि हम सामने वाले से नहीं अपनी बनाई कहानी से रिएक्ट करने लगते हैं। और कई रिश्ते कम्युनिकेशन की कमी से नहीं, कम्युनिकेशन की जगह इमेजिनेशन आ जाने से टूटते हैं। इसलिए अगली बार जब किसी रिश्ते में एम्बिग्युइटी महसूस हो तो स्वयं से पूछे, मैं क्या जानता हूँ और मैं क्या मान रहा हूँ? यह सवाल साधारण लगता है, लेकिन यही ओवर थिंकिंग और इमोशनल क्लैरिटी के बीच का फर्क है। क्योंकि हर खामोशी रिजेक्शन नहीं होती, हर दूरी बिट्रियल भी नहीं होती, लेकिन हर एजम्पशन ट्रुथ भी नहीं होता। रिश्ते इंटरप्रिटेशन पर नहीं, कम्युनिकेशन पर टिकते हैं। और इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब यह नहीं कि आप कुछ महसूस ना करें, इसका मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स को फैक्ट समझने की गलती ना करें। क्योंकि कभी कभी रिश्ते की सबसे बड़ी समस्या सामने वाला नहीं होता, हमारा वह दिमाग होता है जो अधूरी जानकारी से पूरी कहानी लिख देता है।